जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बहुत शानदार होंगे। दोस्तों आज है 16 मार्च और आज के एडिटोरियल डिस्कशन में हम दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे, एक हिंदू में से और एक इंडियन एक्सप्रेस में से। तो दोस्तों अगर मैं एडिटोरियल्स की बात करूं तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज इन दोनों एडिटोरियल्स की हम करेंगे इस वीडियो में। तो एक आर्टिकल जो है जो हिंदू में आया था, इंडियाज नेबरहुड से पर्टिनेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन से पर्टिनेंट है, जीएस2 का कॉम्पोनेंट बन जाता है। और एक आर्टिकल जो हिजाब इशू चल रहा है तो उसको लेकर जो कल जजमेंट आई है कर्नाटका हाईकोर्ट की, तो ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। तो ये जो आर्टिकल है, अगर हम सब टॉपिक की बात करें तो अगेन ये फंडामेंटल राइट्स या जुडिशरी की बात करें तो ये अगेन जीएस2 का कॉम्पोनेंट बन जाता है, उससे पर्टिनेंट है। दोनों ही एडिटोरियल्स के एंड में क्वेश्चन है, यू मोर देन वेलकम टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी प्रीलिम्स पास में है तो शायद अभी क्वेश्चन आंसर राइटिंग अभी इतना नहीं कर रहे हैं, बट मेरी गुजारिश है खास करके उन बच्चों से जो अभी 2022 में नहीं दे रहे अपना एग्जाम प्रीलिम्स का, 2023 में देंगे, तो वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, वो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। जब टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे कोई इसका तो वो भी आपको डेफिनेटली उसका बहुत जल्द हम एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाएंगे जहां पे आप ये क्वेश्चन आंसर्स चाहे आप लिख रहे हैं, पेन पेपर पे लिख रहे हैं, तो वो शेयर कर सकते हैं। तो जब वो बनेगा आपको डेफिनेटली अपडेट करेंगे। चलिए, तो कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कुछ हमने कोर्सेज शुरू करे हैं, तो चाहे वो पीएसआईआर के हैं, चाहे वो सोशियोलॉजी के हैं, चाहे वो एसए की बात करें, या अगर हम बात करें कॉम्प्रिहेंसिव जनरल स्टडीज के कोर्स की, तो जो बच्चे अभी 2022 में मेंस लिखेंगे या जो बच्चे 2023 में तैयारी करना चाहते हैं, 2023 में एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये कोर्सेज के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए या वेबसाइट पर जाके विजिट करके इन कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेके इनको एनरोल कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, आज की डिस्कशन शुरू करते हैं। तो पहला आर्टिकल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, अ मिसफायरिंग एंड इट्स ट्रेल ऑफ पुअर स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। देखिए अब क्या हुआ था, कुछ दिन पहले 9 मार्च को हमारे यहां से एक मिसाइल मिसफायर हो गई थी विच वेंट डीप इनसाइड द पाकिस्तानी टेरिटरी। आपने आई एम श्योर ये इंसिडेंट फॉलो किया होगा, ये जो न्यूज में भी रहा था, 9 मार्च को हुआ था ये सारा का सारा काम। नाउ अब ये जो एक्सीडेंटल फायरिंग है, अब चलो ये इंडियन अथॉरिटीज ने कहा कि दिस वाज एन एक्सीडेंटल फायरिंग, तो अगर हम सूत्रों की माने तो जो मिसाइल मिस फायर हुई थी वो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल थी। अब इससे सामने क्या, अभी देखिए इससे कुछ कंसर्न्स हमारे सामने आते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो हुआ, ये जो मिस फायरिंग हुआ, इसमें पोटेंशियल था कि बहुत बड़ा क्राइसिस भी बन सकता था, हो सकता था कि दोनों देश के बीच में लड़ाई भी हो सकती थी, वो नहीं हुआ, थैंक गॉड ऐसी बात नहीं हुई। नेवरदलेस अगर हम अपने बायलेटरल रिलेशंस की बात करें, आज के टाइम पे हमारे बायलेटरल रिलेशंस, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हैं। हमको ये भी पता है कि हम एक न्यूक्लियर आर्म्ड नेबरहुड में रहते हैं, तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों ही देश न्यूक्लियर आर्म्ड है। तो इस किस्म के इंसिडेंट में अगर देखिए खास करके हमको इतनी सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर बाय चांस वो जो मिसफायर हुआ है, चलो ये क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल एक क्रूज मिसाइल है, न्यूक्लियर मिसाइल नहीं है, लेकिन अगर बाय चांस न्यूक्लियर मिसाइल मिसफायर हो जाता तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी। नेवरदलेस बेशक हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है पाकिस्तान के साथ, लेकिन दोनों ही देशों ने, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देशों ने बहुत ही मैच्योरली और पॉजिटिवली इस क्राइसिस को रिस्पॉन्ड किया। Right. Now, given the fact that there is very little bilateral mechanism existing between both the countries, दोनों देशों ने ये जो मिसाइल मिसफायरिंग का जो प्रॉब्लम आई थी इसको बहुत बेस्ट पॉसिबल आउटकम से डील किया। लेकिन एक हैरानगी की बात है कि बहुत लंबे अरसे से दोनों देशों के बीच में कोई एक्सपर्ट लेवल टॉक्स नहीं हुए हैं, खास करके न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की अगर हम बात करें। देखिए न्यूक्लियर वेपन्स का होना जरूरी भी है ना, इसको हम वेपन्स ऑफ पीस भी कहते हैं। तो अगर हम बात करें अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन की, तो हम बहुत कैटेगोरिकली इस बात को लेकर क्लियर हैं कि ये हम फुलझड़ियों की तरह, दिवाली के पटाखों की तरह नहीं यहाँ पे हम इनको आग लगाने वाले हैं, हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर हम जिस नेबरहुड में रहते हैं, अगर वहां पे न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स हैं हमारे, तो अगर वो हम पे हमला करें तो हमारे में क्षमता होनी चाहिए कि हम भी उनको रिस्पॉन्ड बैक कर सके, रिटालिएट बैक कर सकें। हम नहीं चाहते कि न्यूक्लियर वॉर्स हो, ठीक है, हम नहीं चाहते कि ह्यूमैनिटी इतनी डिस्ट्रक्शन हो, डेवस्टेशन हो, राइट, वी डोंट वांट दैट। बट नेवरदलेस एक ऐसा मैकेनिज्म तो एग्जिस्ट करना चाहिए ना। ऐसा मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता था पहले, लेकिन बहुत लंबे अरसे से इसको लेके बात नहीं हुई है, ठीक है ना। टू बी फेयर, द एक्सीडेंट ऑन March 9 डिड नॉट इन्वॉल्व अ न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल और अ न्यूक्लियर वॉरहेड, बट व्हाट इफ टुमारो पाकिस्तान कल को कोई ऐसा बहाना मार दे कि ओ जी हमसे गलती से वो मिसफायर हो गया था, ओहो ये न्यूक्लियर मिसाइल था, सॉरी हमसे गलती होगी, तो ये गलती वाली बात नहीं होगी। फिर इस करके मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी, जहां पे दोनों देश बातचीत कर सकें। अब अगर हम कुछ बात करें कोल्ड वॉर की एरा से क्या लेसन्स सीखने को मिलते हैं, देखिए कोल्ड वॉर की बात करें तो अमेरिका और सोवियत दोनों ही, 36 का आंकड़ा था दोनों देशों के बीच में, तो वो हमेशा तैयार रहते थे। अगर उनकी जो न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करें, जो उनकी जो आर्मीज थी जो कि न्यूक्लियर कमांड संभालती थी, तो वो हमेशा तैनात रहती थी, हमेशा अलर्ट पे रहती थी कि कभी भी दोनों देशों के बीच में कोई न्यूक्लियर लड़ाई हो सकती है। अगर हम अपनी बात करें, इंडिया पाकिस्तान की बात करें, तो यहां पे इतनी ज्यादा हाई अलर्ट पे नहीं रखा जाता, ठीक है,
देखिए पहली बात तो कन्वेंशनल वॉरफेयर में नहीं आता न्यूक्लियर वॉरफेयर, वो अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में आता है। बट नेवरदलेस हम न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, लेकिन इतनी ज्यादा रेड अलर्ट पे, हाई अलर्ट पे हम नहीं रहते हैं। देखिए पहली बात तो इंडिया डज नॉट हैव टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। अब यहां पे ये बात भी समझनी जरूरी है कि जो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सारा टाइम जॉइंट नहीं रहते हैं, वो सारा टाइम मिसाइल्स के ऊपर हेडेड नहीं रहते हैं, माउंटेड नहीं रहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये सेम गारंटी हम पाकिस्तान के लिए कह सकते हैं? देखिए पाकिस्तान की तो आदत है कि पाकिस्तान तो वैसे भी नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज करता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म तो उनकी पॉलिसी है, ठीक है। पाकिस्तान में कितने ऐसे टेरर ग्रुप्स हैं जिनके जो एक्टिविटीज हैं विच आर एंटी इंडिया, तो क्या ये ट्रस्ट हम पाकिस्तान पे कर सकते हैं? चलो हम तो एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है ना, हमने पोखरान 1 किया, पोखरान 2 किया, तो बहुत देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम की अगर हम बात करें तो बहुत देशों ने, अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, बहुत देशों ने हमको क्रिटिसाइज भी किया कि आपने न्यूक्लियर टेस्ट क्यों किया, ये किया, वो किया। लेकिन हमने इस बात का बहुत उनको अश्योरेंस दी कि देखिए हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, ठीक है, हम इसका मिसयूज नहीं करेंगे, लेकिन हमको अपनी शक्ति बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर कल को हम पे कोई न्यूक्लियर अटैक करेगा तो अगर हम रिटेलिएट बैक ही ना कर पाए तो उसका क्या फायदा हुआ, हमारा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने का, इतनी बड़ी पावर होने का। तो वो बात वहां पे वेल सेटल्ड है। लेकिन क्या पाकिस्तान के लिए गारंटी हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को रिस्पॉन्सिबली यूज करेगा? नहीं कह सकते हैं। तो कंसर्न्स क्या आते हैं साउथ एशिया के लिए? नाउ व्हाट इज वरिंग इज द डेलिकेट वेरी फ्रेजाइल स्टेट ऑफ स्ट्रेटेजिक एबिलिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब यहां पे एक बात जरूरी है समझनी कि इंडिया और पाकिस्तान ने बैक इन 2005 एक अग्रीमेंट साइन किया था बाय द नेम ऑफ प्री नोटिफिकेशन ऑफ फ्लाइट टेस्टिंग ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स। इस अग्रीमेंट में क्रूज मिसाइल्स शामिल नहीं होते। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है, जो कि सूत्रों की माने कि मोस्ट प्रोबेबली जो अभी मिस फायरिंग इंसिडेंट हुआ था दैट वाज अ ब्रह्मोस मिसाइल, तो लेकिन इस एग्रीमेंट में क्रूज मिसाइल्स नहीं आते हैं। लेकिन गिवन द फैक्ट कि बहुत सारी सोफिस्टिकेटेड क्रूज मिसाइल्स, अब ये तो 2005 का एग्रीमेंट था, 2022 आ गया है, तो गिवन द फैक्ट कि दोनों ही देशों में, इंडिया पाकिस्तान दोनों के न्यूक्लियर आर्सेनल में बहुत सारी सोफिस्टिकेटेड क्रूज मिसाइल्स भी शामिल हो चुकी हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम इस अग्रीमेंट को रिविजिट करें। दोनों देशों ने बहुत लंबे अरसे से कोई न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को लेकर बातचीत नहीं करी है, ठीक है। नाउ गिवन कि जो हमारे रिलेशंस है पाकिस्तान के साथ कि क्राइसिस प्रोन है, एडवर्सेरियल है, ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि हम एक बातचीत का सिलसिला डिप्लोमेसी के थ्रू, DGMOs के थ्रू ये सिलसिला हम जारी रखें। नाउ देयर इज एन अर्जेंट नीड स्पेशली इन द वेक ऑफ द रीसेंट इंसिडेंट कि कैसे हम ये जो मैकेनिज्म्स एग्जिस्ट करते हैं, जो ऑलरेडी मैकेनिज्म्स ऑलरेडी पास्ट में जो बने हुए हैं, एग्रीमेंट्स बने हुए हैं, कैसे उनको रिवाइव कर सकते हैं। अब यहां पे एक चाइना का फैक्टर भी आ जाता है। देखिए चाइना भी न्यूक्लियर आर्म्ड है और चाइना की जो दिलचस्पी है इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई को लेके वो कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। इंडिया और चाइना के डिफरेंसेस तो हैं, पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं चाइना और इंडिया का जो डिस्प्यूट LAC पे चल रहा है, लेकिन ये भी देखिए ये बहुत ओपन बात है कि चाइना को भी बहुत मजा आता है जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई कंफ्लिक्ट होता है, तो चाइना पाकिस्तान को टैक्टिकली सपोर्ट करता है, राइट ना। अब चाइना भी, इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना न्यूक्लियर आर्म्ड है, लेकिन चाइना का भी कोई ऐसा न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, कोई स्टेप इंडिया के साथ, कोई ऐसा अग्रीमेंट इंडिया के साथ नहीं है, ठीक है ना। Even China has refused to engage in strategic stability discussions with India. Now, this is a serious concern for South Asian region because I'll repeat again कि तीनों ही देश न्यूक्लियर आर्म्ड हैं। तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? तो यहां पे अगर वे फॉरवर्ड की बात करें तो बहुत अर्जेंटली इस बात की रिक्वायरमेंट है कि इंडिया और पाकिस्तान जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स थे और जो नए मैकेनिज्म्स इनोवेट किए जा सकते हैं उनको रिवाइव करें, ताकि बातचीत के थ्रू इस तरह के जो क्राइसिस हैं, इस तरह के जो मिस फायर जो हैपनिंग्स हुई हैं, ये बहुत बड़े क्राइसिस में तब्दील ना हो, ठीक है। अब यहां पे सजेशन दिया गया कि इंडिया और पाकिस्तान शुड कंसिडर सेटिंग अप मैकेनिज्म्स सच एज द न्यूक्लियर रिस्क रिडक्शन सेंटर्स, NRRCs। तो इस तरह के मैकेनिज्म्स कोल्ड वॉर के टाइम पे भी एग्जिस्ट करते थे बिटवीन अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन। ऑब्जेक्टिव क्या होगा NRRCs का? ऑब्जेक्टिव होगा कि कैसे स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म के थ्रू इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया जा सकता है कि अगर आइंदा से कोई ऐसे मिसफायरिंग इंसिडेंट होते हैं तो कैसे दूसरी पार्टी को, दूसरी कंट्री की अथॉरिटीज को इस बात की सूचना दी जा सकती है। देखिए इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है और ये मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत कीमती पड़ सकती है। थैंकफुली इस बार नहीं हुआ। तो और उसके अलावा यहां पे एक सजेशन दिया गया कि जो डायरेक्टर जनरल हैं मिलिट्री ऑपरेशंस के फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों, दे शुड एक्सप्लोर यूजिंग द हॉटलाइन मैकेनिज्म। तो इस बार ये हॉटलाइन मैकेनिज्म एक्सप्लोर नहीं किया गया था। इस बारी जो DGMO थे इंडिया के, उन्होंने नहीं तुरंत फोन किया थ्रू दी हॉटलाइन मैकेनिज्म टू दी DGMO ऑफ पाकिस्तान। तो ये बात नहीं होनी चाहिए, इफेक्टिवली कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो यहां पे दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल की बहुत ब्रीफली अगर हम बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल हैज अ टॉप स्पीड ऑफ Mach 3, अ रेंज ऑफ अराउंड 290 किलोमीटर्स एंड अ क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड ऑफ अराउंड अबाउट 50,000 फीट।
तो जो ब्रह्मोस दिस कैन बी फायर्ड फ्रॉम एनीवेयर, तो प्रीलिम्स के अगर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो फैक्चुअल चीज़ है, तो आपको ये याद रखनी जरूरी है। अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम अभी दे रहे हैं, आप में से जो भी 2022 में प्रीलिम्स का पेपर देंगे, तो एक थोड़ी फैक्चुअल बात यहाँ पे आ जाती है। इट इज़ न्यूक्लियर केपेबल एंड इट कैन कैरी वॉरहेड्स ऑफ द वेट ऑफ 200 to 300 kgs। अब मैं आपको छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, तो अगर आप तो ये वीडियो ईमानदारी से देख रहे हैं, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में 2 वर्ड्स आपने कमेंट करने हैं। कौन से वर्ड्स? ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इसका नाम 2 रिवर्स से ओरिजिनेटेड है, तो वो दो रिवर्स का नाम क्या है, वो दोनों रिवर्स का नाम आपने कमेंट सेक्शन में डालना है, ठीक है। तो ये 2 वर्ड्स हैं, 250 शब्द का आंसर नहीं लिख सकते तो एटलीस्ट 2 वर्ड्स तो लिख सकते हैं। तो अगर आप ईमानदारी से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करना। चलिए, तो क्वेश्चन क्या बनता है एडिटोरियल में से? डिस्कस द नेसेसिटी ऑफ हैविंग अ स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी रेजीम इन न्यूक्लियर आर्म्ड नेबरहुड ऑफ साउथ एशिया। 150 शब्दों में इसको आप आंसर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगला एडिटोरियल, ये अ नार्विंग ऑफ फ्रीडम रिटन बाय फैजन मुस्तफा। अच्छा आर्टिकल आया है, इंडियन एक्सप्रेस में आया है। देखिए, हर किसी के अपने व्यूज होते हैं, ठीक है, तो हर किसी के व्यूज को हम एनालाइज करते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म न्यूज़पेपर्स में काफी देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस जो कल जजमेंट आई है कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा, तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने कल जो जजमेंट आई थी उसमें ये upheld the restriction on Muslim women wearing hijab in educational institutions in कर्नाटका। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 1 महीने से ये मुद्दा काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। तो कर्नाटका की सरकार ने कहा था कि भी जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, तो वहां पे जो औरतें हैं वो हिजाब नहीं पहनेंगी। तो औरतों ने कहा कि भी ये तो हमारी एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, हमारे धर्म के हिसाब से हमको हिजाब पहनना चाहिए। अब धर्म के हिसाब से हिजाब पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, आपकी मर्जी है, आपने हिजाब पहनना नहीं पहनना, ये तो इंसान के ऊपर है, ये तो इंसान के ऊपर फैसला छोड़ देना चाहिए ना। अब यहाँ पे स्टेट की इन्वॉल्वमेंट या कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, सवाल ये खड़ा उठता है। एक तरफ हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बात करते हैं, एक तरफ हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस डालनी क्या डज इट मेक सेंस? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो 3 जज बेंच है of the Chief Justice Ritu Rajavasthi, Justice Krishna S. Dikshit and Qazi M. Jaibunisya, they held that the right to wear hijab it is not constitutionally protected, ठीक है। अब कोर्ट ने बोला कि देखिए ये कोई कुरान में, तो कोर्ट ने कहा कि भी कुरान में ये मैंडेट नहीं है कि औरत को हिजाब पहनना है, दैट हिजाब इज नॉट रिलीजन स्पेसिफिक। कोर्ट ने कहा कि देखिए हमारे पास ये जो आया था, जो हमारे पास ये जो केस आया था स्टडी करने के लिए, हमको तो ये देखना था कि क्या हिजाब एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है मुस्लिम धर्म में कि नहीं है। तो कोर्ट के हिसाब से ये एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। अब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है क्या? What is the so-called essential religious practice test? अब ये जो डॉक्ट्रीन है ऑफ एसेंशियल यानी कि बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक चीजें जो कि धर्म में इनकॉर्पोरेटेड हैं, ये जो डॉक्ट्रीन थी ये स्टैब्लिश कब करी गई थी? बाय 7 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द शिरिर मठ केस इन 1954। द कोर्ट हेल्ड कि जो रिलीजन है, दैट जो रिलीजन में कौन सी बातें एसेंशियल हैं, कौन सी परंपराएं, कौन से रिचुअल्स एसेंशियल हैं या नहीं है, उसका फैसला कौन करेगा? उसका फैसला हम करेंगे, कोर्ट करेगा इसका फैसला, ठीक है। तो ये कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जो स्कॉलर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के, उनका ये कहना है कि भाई कोर्ट्स को बीच में इन्वॉल्व होने की जरूरत क्या है, कोर्ट्स को काजी बनने की जरूरत क्या है, कोर्ट्स को पंडित बनने की जरूरत क्या है, कि ये जो फैसला है कि एसेंशियल प्रैक्टिसेस क्या है क्या नहीं है, ये कोर्ट्स के दायरे के बाहर की बात है, ठीक है। लेट इट बी, लोगों का अपनी मर्जी है, लोगों ने क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, अब उनका धर्म है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, ठीक है। इन सम केसेस द जजेस, अब इस बात को एस्टैब्लिश करने के लिए कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है, तो जजेस दे हैव रिलाइड ऑन द रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक है, वेदर इट्स गीता, वेदर इट्स कुरान, वेदर इट्स ग्रंथ साहिब, ठीक है, या वो रिलाय करते हैं लोगों के बिहेवियर्स को, जो धार्मिक लोग हैं वो किस तरह का बिहेवियर फॉलो करते हैं। एंड इन सम केसेस ये बात भी कोर्ट्स देखती हैं, इस बात का भी ऑब्जर्वेशन देखा जाता है कि क्या जो परंपरा है, जो रिचुअल है, कोई भी रिचुअल है, क्या वो उस टाइम से फॉलो किया जा रहा है जब से उस धर्म की स्थापना करी गई है। तो ये अब बातें क्या कोर्ट को शोभा देता है इस डोमेन में एंटर करना? इस बात को लेके बहुत, देखिए लोगों के व्यूज है अपने, अगेन मैं इस बात को कहता हूं, लोगों के अपने व्यूज हैं, ठीक है। एडिटोरियल डिस्कशन में सबसे अच्छी बात होती है कि लोगों के अपने व्यूज आते हैं, कोई फॉर होता है, कोई प्रो होता है, हमने बैलेंस्ड एक अप्रोच रखनी है। तो अगर आज ये आर्टिकल आया है जहां पे इस बात को लेकर सवाल उठाया गया है कि कोर्ट इतना इन्वॉल्व क्यों हो रहा है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के टेस्ट को, तो हो सकता है कल कोई आर्टिकल हो जो कि इस फेवर, जो कि इस जजमेंट की फेवर में बात करे, तो उसकी भी चर्चा करेंगे हम। लेकिन आज के लिए जो ये बात सवाल खड़ा उठा है वो ये है कि कोर्ट्स को क्या रिक्वायरमेंट है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डिटर्मिन करने की। Religion is
एंड हैज ऑलवेज बिन एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। देखिए ये जो लाइन है ना, जो मैंने रेड में बोल्ड करी है, इसको आप कोट भी कर सकते हैं। आप ऐसे लिख रहे हैं, कोई आपको क्वेश्चन पूछा गया इस थीम के ऊपर, तो ये लाइन आप कोट कर सकते हैं। थोड़ा अपने आंसर्स को डिफरेंट बनाना सीखें, है ना, थोड़ा लेवरेज लेना सीखें। हमने रैंक लेना है, ठीक है, हमने औरों से मार्क्स ज्यादा लेने हैं, तो इस तरह की छोटी छोटी बातें 2-2, 3-3 नंबर जब बढ़ा देती है हमारे आंसर्स में, तो बहुत डिफरेंस पड़ जाता है। साबरीमाला जजमेंट के हिसाब से, जो साबरीमाला रिव्यू 2020 में हुआ था, वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर एक चिंता जताई थी और डाउट प्रकट किया था कि क्या ये सही है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन, कि इसको रिविजिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, नाउ द हाई कोर्ट हैज अपहेल्ड द ड्रेस कोड। अब हाई कोर्ट ने बोला कि जो ड्रेस कोड है, जो अगर कर्नाटका की सरकार ने बोला है कि भी लड़कियां हिजाब नहीं पहनेंगी, तो ठीक है, ये तो एक स्कूल यूनिफॉर्म का कोड बन गया। तो अगर ये सारे के सारे अगर लड़कियां हिजाब नहीं पहनेंगी, दैट वुड प्रमोट हार्मनी, बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? इज इट कमिंग एट द कॉस्ट ऑफ वायलेटिंग समबडीज राइट टू वेयर अ हिजाब? सवाल ये खड़ा उठता है। चलो, सबऑर्डिनेशन ऑफ रिलीजन टू फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये बात भी मान ली कि जो आर्टिकल 25 की अगर हम बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, नाउ दैट इज सबऑर्डिनेट टू ऑल अदर सब्सटैंशियल फंडामेंटल राइट्स, फाइन। पर लेकिन यहां पे जो ऑथर है वो ये बात हमारे सामने कर रहे हैं कि ये इसका तो कभी डिस्प्यूट सामने आया ही नहीं था ना। देयर वाज नेवर अ क्वेश्चन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कि भाई ज्यादा सुपीरियर कौन सा है, आर्टिकल 25 कि आर्टिकल 19 कि आर्टिकल 14 कि आर्टिकल 15। इस बात का तो मुद्दा कभी आया नहीं था। मुद्दा ये था कि अगर औरतों ने हिजाब पहनना है और उन्होंने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, किसी भी पब्लिक प्लेस में जाना है, तो ये उनका राइट होना चाहिए। सरकार का राइट क्या बनता है कि सरकार बोले कि हिजाब पहन के आप स्कूल नहीं आ सकते पढ़ने के लिए। अब यहां पे तो अपना पर्सनल राइट आ जाता है, ठीक है। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस जो डॉक्ट्रीन है, एट द फर्स्ट गो ऑथर कह रहे हैं कि दैट वाज एरोनियस, और ये कोर्ट्स को बहुत ज्यादा वाइड डिस्क्रिशनरी पावर दे सकता है, ठीक है। तो कोर्ट्स को बार बार ये बात करी जा रही है कि कोर्ट्स को काजी बनने की जरूरत क्या है, कोर्ट्स को पंडित या मौलवी बनने की जरूरत क्या है, कोर्ट्स इस बात का फैसला क्यों करें एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट का। नाउ अब ये एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट एरोनियस क्यों है, इसकी बात समझ लेते हैं। नाउ द इंसिस्टेंस के जो एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं, जो परंपराएं हैं, दे मस्ट ओरिजिनेट, कि भाई जब धर्म की स्थापना करी गई थी, ये बहुत एक पेचीदा सी बात है, दैट इज वेरी absurd। ऐसा क्यों कि अगर आपकी धर्म की स्थापना अगर 500 साल पहले करी गई थी, तो उस वक्त ये प्रैक्टिस भी एग्जिस्ट करती थी। तो अब देखिए उस हिसाब से तो अगर हम सिखिज्म की बात करें, सिखिज्म की स्थापना तो बहुत पहले हुई थी। लेकिन अगर हम बात करें पगड़ी पहनने की या दाढ़ी रखने की, ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिसेस तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बाद में स्टैब्लिश करी थी, ठीक है। तो अब यहां पे ये सवाल भी आ जाता है, तो अगर इस लॉजिक के हिसाब से हम चलें, नाउ टू से कि भाई कोई प्रैक्टिस या कोई प्रथा वेदास में नहीं लिखी हुई है, तो वो प्रैक्टिस फॉलो नहीं करनी चाहिए, यानी कि वो प्रैक्टिस एसेंशियल नहीं है, तो इससे तो जो हिंदूज हैं, जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, तो उनकी फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे हार्म हो सकता है, ठीक है। नाउ रिलीजन्स दे डू इवॉल्व ओवर टाइम। तो आज अगर कोई प्रथा अगर किसी धर्म में फॉलो की जा रही है, जरूरी नहीं है कि 700 साल पहले, 1000 साल पहले वो प्रथा उस टाइम पे फॉलो की जा रही थी। तो लोगों की अपनी मर्जी है, रिलीजन टाइम के साथ इवॉल्व कर रहा है, ठीक है। टू से दैट द फाउंडेशन ऑफ द प्रैक्टिस, या ये कहना कि चलो हम ये बोलें कि जी प्रथा भी तब शुरू हुई थी जब रिलीजन शुरू हुआ था, वो एक बात है, या ये कहना कि जो प्रथा है, जो प्रैक्टिस है, वो धर्म की स्थापना से पहले शुरू हुई हो तो भी वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस मानी जा सकती है, ये कमेंट भी बहुत absurd है, ये भी बहुत अजीबोगरीब बात हुई। तो इन द गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1954 सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा दैट नो आउटसाइड अथॉरिटी has any अधिकार टू से कि भी कौन सी प्रैक्टिसेस एसेंशियल और कौन सी प्रैक्टिसेस नॉन एसेंशियल है। तो अगर हम कर्नाटका हाईकोर्ट की जजमेंट के हिसाब से चलें, तो जो हिजाब है दैट इज नॉट एन एसेंशियल इस्लामिक प्रैक्टिस, बिकॉज कर्नाटका हाईकोर्ट की जजमेंट कह रही है कि बिकॉज अगर आप हिजाब नहीं पहनेंगे तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं होगी, कोई गुनाह नहीं हो जाएगा, कोई अपराध नहीं हो जाएगा, या आपका जो धर्म है वो खराब नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि आपका धर्म फिर भी वही सही रहेगा, आपको कोई धर्म में कोई आपको पनिश नहीं करने वाला, आपको कोई काजी, कोई मौलवी आपको कोई कोई ऐसे फरमान नहीं सुनाने वाला कि आपने हिजाब नहीं पहना। तो ये जो जजमेंट कर्नाटका हाईकोर्ट की साउंड्स वेरी absurd। Now, judgment as a setback. Now, the judgment clearly says that the Holy Quran does not mandate, ठीक है, कि भाई कुरान मैंडेट नहीं करता कि आप हिजाब पहने कि ना पहने। चलो नहीं करता कुरान मैंडेट, लेकिन अगर इंसान अपनी मर्जी के हिसाब से पहन भी रहा है, तो इसमें इंसान की अपनी मर्जी भी है ना, तो राइट टू प्रिवेसी की भी बात आ जाती है। तो इस हिसाब से जो कंक्लूजन निकलता है कर्नाटका हाईकोर्ट की जजमेंट का, भाई वो यही निकलता है कि भी अगर आपने हिजाब नहीं पहना तो कोई गुनाह नहीं हो जाएगा, कोई पाप नहीं हो जाएगा, आप उतने ही मुस्लिम रहेंगे जितने आप हिजाब पहने बिना थे या जितना आप हिजाब पहन के मुस्लिम बनते हैं। तो ये बात कर्नाटका के हाईकोर्ट ने बोली है, विच इज अगेन आई रिपीट absurd।
तो जजमेंट ने बहुत एक नैरो व्यू इंटरप्रेट करा है ऑफ द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, ऑफ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट, एज इनकॉर्पोरेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोर्ट ये भी कह रहा है कि देखो ये तो जो मुद्दा है, कोई सब्सटैंशिव राइट्स की तो बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यानी कि कर्नाटका हाई कोर्ट ये कह रहा है कि देखो ये जो केस हमारे सामने आया है, यहाँ पे राइट टू प्रिवेसी या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर तो नहीं सवाल उठाए जा रहे हैं। तो कोर्ट ने तो ये कंक्लूड किया है कि स्कूल्स हो या कोई भी पब्लिक प्लेस हो, कॉलेज हो, वट एवर पब्लिक प्लेस इट इज, तो वहां पे देयर कैन नॉट बी असर्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, कि भाई जो स्कूल का अपना डेकोरम है, स्कूल का अपना जो यूनिफॉर्म कोड है, वो ज्यादा प्रायर होना चाहिए, और यहां पे इंडिविजुअल राइट्स जो है वो सबऑर्डिनेट है एज कंपेयर टू दी ग्रुप राइट्स। तो ये बात कोर्ट की जजमेंट से कंक्लूड होती है। क्वेश्चन क्या बनता है? तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट, ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है, डू यू अग्री with the involvement of courts to determine the essentiality in the practices of the religion। 250 शब्दों में इसको आप आंसर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए, सो दोस्तों आज थे ये 2 रेलेवेंट एडिटोरियल्स। तो दोस्तों मिलेंगे कल और एनालिसिस के साथ, तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।